हेलो फ्रेंड्स, सभी को प्यार भरा नमस्कार। मैं गौरव राजपूत आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं लक्ष्य क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मुझे उम्मीद है कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपका जो अध्ययन कार्य है, जो आपकी पढ़ाई है मेरे भाइयों, वो बहुत ही अच्छी चल रही होगी। और मैं ऐसी शुभकामना भी आपको देता हूं मेरे भाइयों, जिस भी चीज की आप तैयारी कर रहे हैं, जिस भी भर्ती की आप तैयारी कर रहे हैं, अब की बार आप उसमें सफलता सुनिश्चित करें, जिससे हमारे लक्ष्य परिवार को भी मेरे भाइयों गर्व महसूस हो कि हमने जिन विद्यार्थियों को पढ़ाया वो अपनी मंजिल तक पहुंच पाए हमारे एक थोड़े से सहयोग के द्वारा। तो मेरे भाई अपना जो जैसा कि ये क्लास चल रही थी सुबह 8 से 9 के अंतर्गत रेगुलरिटी के साथ चल रही है मेरे भाइयों, इसके अंतर्गत अपन ने कुछ टॉपिकों को पहले कंप्लीट कर लिया था, जिसके बारे में मैं वापस से एक बार बता देता हूं जितने भी नए विद्यार्थी हैं, जिससे कि उस प्ले लिस्ट में जाके उन टॉपिकों को पीछे से अध्ययन कर सकते हैं। हमने सबसे पहले ज्योग्राफी में राजस्थान का स्थिति व विस्तार कंप्लीट किया था 6 वीडियोज के अंतर्गत, आप उसे देखें पहले अच्छे तरीके से। उसके बाद मैंने राजस्थान की संभागीय व्यवस्था को कंप्लीट कराया था मेरे भाइयों एक वीडियोज के अंतर्गत, और उसके बाद मैंने राजस्थान की शब्दावली जो आपके लिए महत्वपूर्ण रहने वाली है, और उसके बाद राजस्थान के भौतिक प्रदेश जिसमें अपन मरुस्थलीय प्रदेश को कंप्लीट कर चुके हैं, अरावली पर्वतीय प्रदेश को कंप्लीट कर चुके हैं, पूर्वी मैदानी भाग को कंप्लीट कर चुके हैं, और आज जो हमारा भौतिक प्रदेश रहने वाला है मेरे भाइयों, वो रहेगा आपका भौतिक प्रदेशों में दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग, जिसे आप हाड़ौती का पठार भी कहते हैं। तो एक बार सभी को मेरे भाइयों प्यार भरा नमस्कार आपके लिए और पूरे लक्ष्य परिवार की ओर से आप सभी को। और मेरे भाइयों जल्दी से अगर सेशन को आपने शेयर नहीं किया तो जल्दी से शेयर कर दीजिए, जिससे और भी बच्चे जुड़ सकें, क्योंकि आज की क्लास आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाली है। और लास्ट में एक विशेष सूचना भी आपको आज बताने वाला हूं मेरे भाइयों, बहुत अच्छी विशेष सूचना, और उन विद्यार्थियों के लिए जो एलडीसी भर्ती की तैयारी कर रहे हैं मेरे भाइयों, उनके लिए विशेष सूचना आज लेके आया हूं। तो चलते हैं अपन आगे कदम की ओर मेरे भाइयों। कोई भी जो नया विद्यार्थी है वो हमसे जुड़ने के लिए, लक्ष्य परिवार से जुड़ने के लिए मेरे भाइयों, यहां से थोड़ी सी चीजें समझा देता हूं आपको। अक्षांश पब्लिकेशन से हमारी सारी जो बुकें हैं भाई साहब, वो यहां से आपके लिए प्रस्तुत की जाती हैं। तो अगर अक्षांश पब्लिकेशन आपने नहीं डाउनलोड किया है मेरे भाइयों, तो जल्दी से इसे ज्वाइन कर लीजिए। और लक्ष्य क्लासेज उदयपुर का ये व्हाट्सएप चैनल रहेगा, और लक्ष्य क्लासेज उदयपुर का ये टेलीग्राम रहेगा, जहां पे आपको नई नई जानकारी और मेरे भाइयों पढ़ाई से संबंधित टेलीग्राम पे आपको पीडीएफ प्राप्त कराई जाती है। तो इसी सेशन को आगे बढ़ाते हुए पूरी ऊर्जा के साथ मेरे भाइयों चलते हैं। अब देखिए बेटा, सबसे पहली बात हाड़ौती पठार या मेरे भाइयों दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग के बारे में अपन चर्चा करेंगे। और इसमें सबसे पहली बात ये जो यहां पे दर्शाई गई है कि ये कितने प्रतिशत भाग पे है, तो आपको पहले से ही मालूम है, जब मैं मरुस्थल पढ़ा रहा था तब 61% भाग पे मरुस्थल था। अरावली को मैंने बताया 9% पर, पूर्वी मैदान को बताया 23, और यह है 7, जिसे अपन एग्जिट लिख सकते हैं 6.89%। अब देखिए सारे परसेंटेज देखने के बाद एक बात तो क्लियर हो जाती है मेरे भाइयों, क्या सर, कि इसका परसेंटेज सबसे कम आता है। इसलिए ध्यान रखना, यह क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे छोटा भौतिक प्रदेश माना जाता है। तो भाई साहब जो प्रतिशत रहेगा वो कितना रहेगा बेटा, 7% पे रहेगा, या आप कह सकते हैं 6.89% पे रहेगा। और इसी चीज को ध्यान में रखेंगे, ध्यान में रखते हुए कहेंगे कि क्षेत्रफल की दृष्टि से, जी सर, यह है क्षेत्रफल की दृष्टि से मेरे भाइयों राजस्थान का, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का मेरे भाइयों सबसे छोटा, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे छोटा क्या माना जाता है बेटा, भौतिक प्रदेश है। तो ये क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे छोटा भौतिक प्रदेश माना जाता है, जिसको आप कहेंगे हाड़ौती का पठार या दक्षिणी पूर्वी पठार। ओके, अब चलते हैं मेरे भाइयों जनसंख्या। तो यहां पे जो जनसंख्या पाई जाती है भाई साहब वो कितना प्रतिशत है, ये भी ध्यान रखना, 11% है। अब अपन चारों भौतिक प्रदेशों को अगर देखते हैं तो वहां पे कितनी कितनी जनसंख्या अपने पास थी, अगर आपको याद हो तो यहां पे अपने पास 40 थी, अरावली में अपने पास 10 थी, और यहां मैदान में 39 थी, और यहां पे कितनी है, 11। तो बताइए इससे कम तो यहां है अरावली वाले पोर्शन में, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर। तो आपका जो 11% है ये आपका नीचे की तरफ से तो दूसरे नंबर पे तो आएगा भाई साहब। मैं ये कहूं कि जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान का दूसरा सबसे छोटा भौतिक प्रदेश है, क्योंकि इससे भी छोटा कौन है, जहां पे 10% पाई जाती है वो सबसे छोटा है, तो ये दूसरा सबसे छोटा भौतिक प्रदेश माना जाता है। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे मेरे भाइयों, क्या ये वाली बात बेटा, कि ये जनसंख्या की दृष्टि से, जी सर, जनसंख्या की दृष्टि से मेरे भाइयों राजस्थान का, जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान का, और ध्यान रखना बेटा दूसरा सबसे छोटा भौतिक प्रदेश है। तो ये जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान का दूसरा सबसे छोटा भौतिक प्रदेश माना जाता है। एक बात आप ये भी ध्यान रखेंगे।
अब बात आती है सर वर्षा की। तो भाई साहब जब अपन वर्षा देखने के लिए गए थे, इसके अंतर्गत के वर्षा का एवरेज क्या रहेगा, तो आपको ये याद होना चाहिए कि सर अपन जब राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्र से और पूर्वी मैदानी भाग या हाड़ौती पठार की तरफ जब बढ़ते हैं तो वर्षा की मात्रा बढ़ती है। तो इधर मरुस्थलीय एरिया में वर्षा कम होती है, उससे ज्यादा फिर आपके अरावली में होती है, जी सर, फिर उससे ज्यादा आपके पूर्वी मैदान और सबसे ज्यादा होती है इस वाले एरिया के अंतर्गत। तो बेटा इधर से इधर जो है आपके वर्षा की मात्रा, हमेशा ध्यान रखना, इधर से इधर वर्षा की जो मात्रा है ना बेटा वो हमेशा प्लस होती है, जी सर। अब बताइए इसके अंतर्गत जो वर्षा रहेगी वो सबसे ज्यादा रहेगी कि नहीं रहेगी, बिल्कुल रहेगी सर। तो यहां पे जो वर्षा का बेटा एवरेज आता है इस भौतिक प्रदेश के अंतर्गत वो आता है 80 से 120 सेंटीमीटर। तो यहां जो वर्षा का एवरेज रहेगा वो कितना रहेगा बेटा, 80 से 120 सेंटीमीटर। और इतनी वर्षा राजस्थान के किसी भी भौतिक प्रदेश में नहीं होती मेरे भाइयों, इसमें सबसे ज्यादा वर्षा होती है। तो एक बात और ध्यान रखेंगे यहां पे कि यह राजस्थान का, यह मेरे भाइयों राजस्थान का सर्वाधिक, यह राजस्थान का सर्वाधिक वर्षा वाला मेरे भाइयों भौतिक प्रदेश है। तो यह भी बात आपको ध्यान रखनी है कि यह राजस्थान का सर्वाधिक वर्षा वाला भौतिक प्रदेश माना जाता है, जहां पे वर्षा का एवरेज है 80 से 120। अब चलते हैं किसके ऊपर, जलवायु के ऊपर, कि यहां किस प्रकार का क्लाइमेट मिलेगा। तो देखो जहां कम वर्षा होती है वहां पे मैंने यहां पे क्लाइमेट बताया था मरुस्थल में शुष्क व अर्धशुष्क, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर। इससे आगे मैंने क्लाइमेट बताया था अर्धशुष्क के बाद उपाद्र मेरे भाइयों, बिल्कुल ठीक सर। इसके बाद बताया था बेटा आर्द्र। तो यहां पे जो क्लाइमेट रहेगा आपका वो रहेगा अति आर्द्र। तो इसमें जो क्लाइमेट आएगा मेरे भाइयों वो रहेगा आपका अति आर्द्र जलवायु, जी सर। तो यहां पे जो आपकी क्लाइमेट पाई जाएगी इस भौतिक प्रदेश में वो भी ध्यान रखना, अति आर्द्र जलवायु। अब मिट्टी की बात कर लेते हैं। तो भाई साहब ये जो भौतिक प्रदेश आप देख रहे हो सर, इसमें जो मिट्टी मिलती है वो भाई साहब काली मृदा पाई जाती है, क्योंकि इस आपके भौतिक प्रदेश का निर्माण ज्वालामुखी लावे से निर्मित बेसाल्ट चट्टानों से हुआ है। इसलिए इस पे ज्वालामुखी लावे से निर्मित जो भी चीज होती है वहां कैसी मिट्टी देखने को मिलती है बेटा, काली मिट्टी। तो यहां काली मृदा रहेगी मेरे भाइयों, जी सर। तो इस भौतिक प्रदेश में काली मृदा, या जिसको आप कह सकते हैं मेरे भाइयों रेगुर मृदा, जी सर, जिसको आप कह सकते हैं चरनोजम मृदा, ओके सर, जिस मृदा को आप कह सकते हैं बेटा स्वतः जुताई वाली मृदा, स्वतः जुताई वाली मृदा भी आप कह सकते हैं, ओके सर। वैज्ञानिक वर्गीकरण में जिसको आप वर्टिसॉल भी कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं मेरे भाइयों, वर्टिसॉल। यहां पे इस प्रकार की मृदा रहेगी। तो हाड़ौती पठार या दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग के बारे में वापस देखिए, मैं कहूं कितने प्रतिशत पे रहेगा, 7। मैं कहूं जनसंख्या कितनी रहेगी इस पे, 11। मैं कहूं वर्षा कितनी रहेगी तो 80 से 120। जलवायु रहेगी अति आर्द्र। और बेटा मृदा जो रहेगी वो कौन सी रहेगी, काली रेगुर चरनोजम या स्वतः जुताई वाली मृदा या वर्टिसॉल। स्वतः जुताई वाली मृदा इसलिए कहते हैं मेरे भाइयों क्योंकि जब शुष्क दशाएं आती हैं तो इस मिट्टी में दरारें चलने लग जाती हैं, इसलिए दूर से देखने पे ऐसा लगता है जैसे हमारा खेत किसी ने जोत दिया हो। चलिए बहुत बढ़िया मेरे भाइयों, सभी के लिए पुनः राधे राधे, और जल्दी से सेशन को शेयर कर दीजिए जिससे और भी बच्चे जुड़ सके। ओके चलिए बेटा, चलिए अगला पॉइंट यहां पे आ रहा है मेरे भाइयों, ये चलिए हाड़ौती पठार या दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग में आ जाते हैं पर निर्माण काल को लेकर। किसको लेकर आ जाते हैं बेटा, निर्माण काल, कि इसका निर्माण कब हुआ मेरे भाइयों। तो यहां पे थोड़ा सा ध्यान रखेंगे आप कि जब इसके निर्माण काल की बात की जाए तो उस निर्माण काल को बोला जाता है क्रिटेशियस। क्या बोला जाता है, क्रिटेशियस। तो इसका जो निर्माण हुआ भाई साहब वो कौन से काल के अंतर्गत हुआ बेटा, क्रिटेशियस काल के अंतर्गत। और बेटा निर्माण किससे हुआ, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे कि इसका जो निर्माण है वो किससे, टैथिस सागर या गोंडवाना लैंड से। तो ध्यान रखेंगे इसका जो निर्माण है बेटा वो गोंडवाना लैंड से हुआ। किससे हुआ, गोंडवाना लैंड से हुआ। और निर्माण प्रक्रिया आप क्या बताएंगे, तो निर्माण प्रक्रिया में ध्यान रखेंगे इस भौतिक प्रदेश का जो निर्माण है बेटा वो ज्वालामुखी लावे के उद्गार से निर्मित, ज्वालामुखी लावे के उद्गार से निर्मित और मेरे भाइयों आपकी बेसाल्ट चट्टानों से इसका जो निर्माण है वो ज्वालामुखी लावे के उद्गार से निर्मित बेटा बेसाल्ट चट्टानों से इसका निर्माण माना जाता है, जिसको आप कहते हैं हाड़ौती पठार या दक्षिणी पूर्वी पठार। और अगली बात ये कि इसकी औसत ऊंचाई कितनी रहने वाली है, तो ध्यान रखना इसकी औसत जो ऊंचाई है वो कितनी रहने वाली है बेटा,
500 मीटर रहने वाली है। किसकी? हाड़ौती पठार या दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग की। और दूसरी बात यहां पे ध्यान देंगे कि आपसे यह पूछा जाए कि यह हाड़ौती का जो पठार है वो भारत के किस भौतिक प्रदेश का भाग माना जाता है। तो ये जो आप देख रहे हैं बेटा हाड़ौती का पठार या दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग, वो ध्यान रखना भाई साहब, एक मेरे कहने से भी ये बात आप जरूर ध्यान रखेंगे। जी सर बताइए कि यह भौतिक प्रदेश, यह भौतिक प्रदेश बेटा ध्यान रखना भारत के, यह भौतिक प्रदेश भारत के दक्षिण प्रायद्वीपीय पठार का, भारत के दक्षिण प्रायद्वीपीय पठार का, जी सर, पठार का भाग माना जाता है। तो बेटा ये जो भौतिक प्रदेश है ये भारत के दक्षिण प्रायद्वीपीय पठार का भाग माना जाता है। तो इसका अभी इंट्रोडक्शन ही चल रहा है अपने लिए मेरे भाइयों, जहां पे सबसे पहली बात मैंने ये कही है कि इसका जो निर्माण काल रहेगा वो क्रिटेशियस काल रहेगा। निर्माण जो हुआ है वो किससे हुआ है? तो ध्यान रखना गोंडवाना लैंड से हुआ है। ओके सर। निर्माण प्रक्रिया क्या है? तो ज्वालामुखी लावे के उद्गार से निर्मित जो बेसाल्ट चट्टान है उनसे यह निर्मित माना जाता है। और औसत ऊंचाई यहां पे जो रहेगी इस पठार की वो लगभग रहेगी 500 मीटर। जब बेटा इस पठार को आप देखने के लिए जाते हो तो इसमें समरूपता देखने के लिए नहीं मिलती है, इसमें कई प्रकार की स्थलाकृति और कई प्रकार के भाग देखने को मिलते हैं। इसलिए अगर मेरे से कोई ये कहे कि हाड़ौती का पठार एक जैसा है तो गलत बात। अगर यह हाड़ौती का पठार एक जैसा होता तो बताइए अध्ययन की दृष्टि से इसे हम 2 मुख्य भाग और 5 उपभागों में इसे विभाजित नहीं करते। तो सबसे पहली बात यह भी ध्यान रखेंगे कि हाड़ौती के पठार में एक जैसी समरूपता देखने को नहीं मिलती है, इसीलिए इसे बेटा आपके मुख्य 2 भाग व 5 उपभागों में मैं विभाजित करने के लिए जा रहा हूं। पहले यहां तक बताइए कि इसका जो ये सामान्य जानकारी है एक बार कमेंट करके ये बताइए, यहां तक बात आपकी क्लियर है ना? एक ही बार में समझ में आ गया है ना? पक्का? ओके चलिए मेरे भाइयों बहुत बढ़िया। तो आगे बढ़ते भाई साहब अगले पॉइंट पे, और अगला पॉइंट है आपका ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट। कहा था ना मैंने मेरे भाइयों इस आपके हाड़ौती प्रदेश के अंतर्गत एक जैसी समरूपता देखने को नहीं मिलती। और ये जो मैं आपके लिए लेके आया हूं मेरे भाइयों ये बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई साहब इस जगह पे, इसे वेरी 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 मोस्ट मान लेना इस पॉइंट को आप। सर ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट या जीबीएफ है क्या? तो मेरे भाइयों ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट या जीबीएफ इसी को अगर हिंदी में आप कहना चाहेंगे तो बेटा इसी को कहते हैं महान सीमांत भ्रंश। इसी को क्या कहते हैं? महान सीमांत भ्रंश। अब यह है क्या मेरे भाइयों महान सीमांत भ्रंश? पहले इसे देखो आप। जी सर बताइए। तो सबसे पहली बात तो ये, जब आप पढ़ते हो तो इधर की तरफ आप एक पर्वतमाला का अध्ययन करके आ रहे हो और जिसको आप कह रहे हो अरावली पर्वतमाला। क्या कह रहे हो? अरावली पर्वतमाला। ठीक है सर। और इधर की तरफ आपका ये एक पठार जिसे आप कहेंगे हाड़ौती का पठार। ओके सर। तो ये कौन सा पठार हो गया? हाड़ौती का पठार। और इधर की तरफ जब आप आओगे तो ये कौन सी पर्वतमाला हो गई? अरावली पर्वतमाला। अभी बात को बहुत अच्छे से सुनना भाई साहब, मैं कहना क्या चाह रहा हूं। ये अरावली पर्वतमाला, ये हाड़ौती का पठार। डन सर। अब इसके बाद सुनना, हाड़ौती के पठार के जब इधर की साइड में आप आओगे जी सर तो देखना बेटा यहां एक भ्रंश आपको देखने के लिए मिलेगा। जी ये एक भ्रंश जो इन दोनों भौतिक प्रदेशों के मध्य में पाया जाता है। और ये कहां तक जाता है? तो ये है वो भ्रंश जिसको आप कह रहे हैं जीबीएफ। अब सुनना भाई साहब इसका विस्तार कहां कहां पे रहेगा? जी सर। तो भाई साहब विस्तार शुरू होता है इसका यहां आपके चित्तौड़गढ़ से, फिर भाई साहब ये भीलवाड़ा। जी सर। बूंदी में भी देखने को मिलता है। जी सर। कोटा में भी देखने को मिलता है। ओके सर। सवाई माधोपुर में भी है, करौली में भी है और धौलपुर के अंतर्गत भी है। कुछ बुकों के अंतर्गत ये भी ध्यान रहे कि आपका इसमें भीलवाड़ा नहीं दर्शाया हुआ है। तो जीएसआई ज्योग्राफिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अनुसार मेरे भाइयों ये भीलवाड़ा में भी विस्तृत है। तो आप अगर ऐसा क्वेश्चन आता है कि जीबीएफ का विस्तार नहीं है और उसमें लिख रहे हो चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, बूंदी और कोटा, तो उस स्थिति में आप आंसर क्या मान लेंगे? भीलवाड़ा को। लेकिन अगर ये 4-4, 5-5 जिलों के समूह के साथ आया है तो ध्यान रखना भीलवाड़ा में भी इसका भाग बताया गया है ज्योग्राफिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा। अब ये जीबीएफ है क्या? मेरी बात को बहुत अच्छे से सुनना। ये अरावली पर्वतमाला हो गई। जी सर।
काफी पर्वतमालाओं की औसत जो ऊंचाई होती है वो काफी ज्यादा होती है। पर्वतों से नीचे पठार होते हैं, ये पठार हो गया, ठीक है सर। तो ये पर्वतमाला और ये पठार। अब बताइए इस पर्वतमाला और पठार के बीच में ही तो अपन रह रहे हैं, जिसे अपन मैदानी भाग कहते हैं। बिल्कुल ठीक है सर। तो इस पर्वतमाला और पठार के बीच में ये जो मैदानी भाग है, इसका जो सबसे नीचा स्थान है उसी को कहते हैं बेटा क्या, भ्रंश, जिसे नाम दिया गया GBF, ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट, जिसको वर्तमान में अरावली से आने वाली नदियां और पठार से आने वाली नदियों के द्वारा अवसादों से भरा जा रहा है, इसी को कहते हैं GBF। ध्यान रखना भाई साहब ये बात। अब इसमें सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात कि अरावली पर्वतमाला और जो हाड़ौती का पठार है, इसके मध्य में स्थित है आपका GBF, या इन दोनों को अलग करता है, आप ऐसे कह सकते हैं। विस्तार चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, बूंदी, कोटा, सवाई माधोपुर, करौली और कहां रहेगा, धौलपुर में। चलिए ठीक है। अब देखते हैं कि ये अरावली पर्वतमाला के तो किधर स्थित है। ओके सर, तो ध्यान देना बेटा, ये अरावली पर्वतमाला के तो आपको किधर दिख रहा है, पूरब के अंतर्गत दिख रहा है। ओके सर, और ये हाड़ौती के किधर है, तो हाड़ौती में भी देख लेते हैं। बताइए ये साइड आपकी उत्तर हो गई, जी सर, ये दक्षिण हो गई, जी सर, और ये पश्चिम हो गई, और ये पूरब हो गई। तो यहां पे भी ध्यान रखेंगे भाई साहब, ये हाड़ौती के किधर दिख रहा है, उत्तर पश्चिम में देखने को मिल रहा है, जिसे आप कहते हैं GBF। तो GBF के बारे में पहली बात तो ये कि यह भ्रंश ध्यान रखना मेरे भाइयों, अरावली व हाड़ौती पठार के मध्य में स्थित है। तो ये जो भ्रंश है बेटा वो अरावली व हाड़ौती पठार के मध्य में स्थित है, पहली बात। दूसरी बात ध्यान रखेंगे, यह भ्रंश, जी सर, तो भाई साहब दूसरी बात रहेगी, यह भ्रंश अरावली के पूर्व में व बेटा ध्यान रखना हाड़ौती के, अरावली के पूर्व में व हाड़ौती के उत्तर पश्चिम में स्थित है। ओके सर, तो भाई साहब ये भी हमने देखा कि ये जो भ्रंश है वो अरावली के पूर्व में और हाड़ौती के उत्तर पश्चिम में स्थित है। ओके सर, अगली बात हमने देखी कि GBF का जो हम विस्तार देखने के लिए जाते हैं, वो विस्तार हमको चित्तौड़गढ़, जी सर, भीलवाड़ा, ये ज्योग्राफिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अनुसार ये जिला काउंट किया जाता है, ध्यान रखना, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, इसके अलावा मेरे भाइयों बूंदी, इसके अलावा कोटा, इसके अलावा सवाई माधोपुर, जी सर, इसके अलावा भाई साहब करौली, और इसके अलावा मेरे भाइयों धौलपुर, इनमें यह विस्तृत रहेगा। ओके सर, कोई दिक्कत नहीं। अगली बात, आपने जो यहां तक सुना है कि ये अरावली के पूरब में है और हाड़ौती के उत्तर पश्चिम में है, लेकिन ध्यान रहे कहीं राजस्थान ना बोल दे, और राजस्थान अगर बोलेगा तो हम जो पढ़ रहे हैं ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट, वो जिस भौतिक प्रदेश पे पढ़ रहे हैं वो खुद भौतिक प्रदेश ही दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग में है। तो ये राजस्थान के भी किधर हो जाएगा, दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग में या दक्षिणी पूर्वी भाग में हो जाएगा। गजब की लाइन बनेगी जिस दिन बनेंगी मेरे भाइयों, एक बार ये ध्यान रखना जी, गजब की लाइन बनेगी। कैसे कि GBF जो है वो अरावली के पूरब में है, बिल्कुल सही है, हाड़ौती के उत्तर पश्चिम में, बिल्कुल सही है, लेकिन राजस्थान के किधर है, तो राजस्थान के तो भाई सब दक्षिण पूरब वाली साइड में। अगर अपन इसको राजस्थान के मैप में सारी चीज को इंक्लूड कर देते हैं तो ये किधर आ जाएगा, दक्षिण पूरब में। और पठार भी तो वही है ना, जैसे आप कह रहे हैं दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग, तो ये भी लाइन किसी ना किसी दिन गजब बनेगी भाई साहब, ध्यान रखना। तो ध्यान रखेंगे यह भ्रंश, अब देखो मैं क्या ले रहा हूं, राजस्थान, तो यह भ्रंश राजस्थान के बेटा ध्यान रखेंगे दक्षिणी पूर्वी भाग में स्थित है। तो ये जो भ्रंश है बेटा वो राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी भाग में स्थित है। ओके सर, और एक बात और ध्यान रखेंगे, यह भ्रंश, ओके सर, यह भ्रंश मेरे भाइयों वर्ल्ड हेरिटेज, यह भ्रंश वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, यह भ्रंश वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल है। बोलो भाई साहब GBF समझ में आया कि नहीं आया। अब देखो मैदानी भाग में जो ये GBF देखने को मिल रहा है अरावली और हाड़ौती के बीच में, अब अरावली से निकलने वाली नदियां, हाड़ौती से आने वाली नदियां भाई साहब इसी को तो भरने में लगी हुई हैं। तो अब तो ये वर्तमान में काफी भर भी चुका है, नहीं तो पहले बताइए काफी गहरा हो रहा होगा कि नहीं रहा होगा।
तो बेटा इसी को कहते हैं क्या, GBF, मतलब ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट। पहले मेरे को यूं बताइए भाई साहब, आपका ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट आपको समझ में आया कि नहीं आया? ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट, GBF, या इसी को कहते हैं महान सीमांत भ्रंश। जल्दी से बताइए भाई साहब, समझ में आया कि नहीं आया, जिससे अपन आगे बढ़े। ओके जी भाई साहब, वर्ल्ड हेरिटेज साइट में ये शामिल है। वेरी गुड मेरे भाइयों, तो यहां तक क्लियर है ना बेटा आपका? वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड मेरे भाइयों। ओके चलिए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब चलते हैं भाई साहब आगे की ओर, और आगे की ओर जब देखेंगे तो मैंने एक बात आपसे कही थी मैंने कि भाई साहब ये जो हाड़ौती का पठार है, इस पे एक जैसी समरूपता बेटा देखने को नहीं मिलती है, इसलिए मेरे भाइयों इसमें काफी विविधता देखने को मिलेगी। इसलिए मैं आगे चल के इसे मुख्य 2 भागों में बांट रहा हूं और बाकी उप 5 भागों में बांटेंगे मेरे भाइयों इसे। चलिए तो यहां से आगे बढ़ते हैं मेरे भाइयों, और अगली बात ही आती है, हाड़ौती पठार को अध्ययन की दृष्टि से देख लीजिए आप, मुख्य कितने 2 भाग एवं 5 उप प्रदेशों में विभाजित किया गया है। अब इसके जो 2 मुख्य भाग हैं भाई साहब, वो कौन कौन से, पहले तो आप वो समझेंगे। जी सर कोई दिक्कत नहीं है, बताइए आप। इसके जो 2 मुख्य भाग हैं हाड़ौती पठार के, उसमें से एक तो ये है मेरे भाइयों। जी सर, एक तो जिसको मैं अभी कलर कर रहा हूं भाई साहब, ये वाला भाग है एक तो। जी सर कोई दिक्कत नहीं है, ये वाला भाग रहेगा भाई साहब एक तो, जिसे आप क्या कहेंगे तो सुन लीजिए भाई साहब, अभी थोड़ी देर बाद बताने वाला हूं। एक तो ये भाग रहेगा जी सर, और ये जो भाग है भाई साहब, ये कहलाता है मेरे भाइयों इसका दक्कन लावा पठार। दक्कन लावा पठार, ठीक है सर, एक तो ये हो गया बेटा। अब एक दूसरा भाग कौन सा रहेगा, तो दूसरा भाग सर ये रहेगा इसका। दूसरा भाग मेरे भाइयों ये रहने वाला है इसका, और ये जो भाग रहेगा दूसरा मेरे भाइयों, इसको आप क्या कहेंगे, तो बेटा इसे भी सुन लीजिए मेरे भाइयों, इसे अपन कहेंगे बेटा विंध्यन कगार। क्या कहेंगे, विंध्यन कगार। विंध्यन कगार, इसका मतलब मैं ये कह रहा था कि जो हाड़ौती का पठार है वो ये कंप्लीट है। जी सर, ये आपका कौन है बेटा, ये ध्यान रखना भाई साहब, ये है सर अपना हाड़ौती का पठार। ओके सर, और ये जो हाड़ौती का पठार है, ओके हाड़ौती का पठार मेरे भाइयों, इसके ये दोनों की दोनों ध्यान रखना, ये दोनों की दोनों क्या हैं, मुख्य भाग। तो कभी भी पूछे हाड़ौती पठार को अध्ययन की दृष्टि से 2 मुख्य भागों में बांटा गया है, वो 2 मुख्य भाग कौन से हैं, तो एक तो है दक्कन लावा पठार और एक है विंध्यन कगार भूमि। ओके सर, एक तो है दक्कन लावा पठार और एक है विंध्यन कगार भूमि, ये जरूर आपको ध्यान रखना है मेरे भाइयों। जी सर, फिर यहां पे कहा गया कि 5 उप प्रदेश हैं, इसके अगर हम विभाजित करते हैं तो भाई साहब कितने, 5 उप प्रदेश हैं। सर वो कौन कौन से रहेंगे, तो उन्हें भी बता देता हूं आपके लिए, फिर आगे चल के इन पे अध्ययन करेंगे अपन एक एक को। 5 जो उप प्रदेश रहने वाले, उनमें बेटा एक रहेगा आपका जिसे आप कहेंगे अर्धचंद्राकार पहाड़ी। क्या कहेंगे, अर्धचंद्राकार पहाड़ी। फिर एक रहेगा जिसे आप कहेंगे नदी निर्मित मैदान। नदी निर्मित मैदानी भाग, क्या कहेंगे, नदी निर्मित मैदानी भाग। फिर मेरे भाइयों एक रहेगा जिसको आप कहेंगे शाहाबाद उच्च भूमि। क्या कहेंगे बेटा, शाहाबाद उच्च भूमि, ठीक है। फिर बेटा एक रहेगा इसमें जिसे आप कहेंगे झालावाड़ का पठार। क्या कहेंगे, झालावाड़ का पठार। और बेटा एक इसमें रहेगा जिसको आप कहेंगे डंग गंगधर उच्च भूमि। डंग गंगधर उच्च भूमि। तो मेरे भाइयों हाड़ौती पठार या दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग को कभी भी पूछे मुख्य कितने भागों में बांटा गया है, तो ध्यान रखना मुख्य 2 भाग रहेंगे, जिसमें एक रहेगा विंध्यन कगार और एक रहेगा दक्कन लावा पठार। और आपसे पूछा जाए कि इसके 5 जो उप प्रदेश हैं वो कौन कौन से हैं, तो बेटा ध्यान रखना उसमें एक अर्धचंद्राकार पहाड़ी रहेगा, एक नदी निर्मित मैदानी भाग रहेगा, एक शाहाबाद उच्च भूमि रहेगी, एक झालावाड़ का पठार रहेगा और एक डंग गंगधर उच्च भूमि रहेगी। ओके, अब इनमें से अपन एक एक को उठाएंगे बेटा। हाड़ौती पठार के जो 2 मुख्य भाग है उनमें सबसे पहले चलते हैं अपन किसको उठा के बेटा, दक्कन लावा पठार। चलिए मेरे भाइयों, किसको उठाते हैं बेटा, दक्कन लावा पठार को। तो ये लीजिए मेरे भाइयों दक्कन लावा पठार। तो सबसे पहले तो भाई साहब दक्कन लावा जो पठार है, इसके बारे में सबसे पहले तो ये ध्यान रखेंगे कि यह हाड़ौती की कौन सी साइड में था सर, यह हाड़ौती के बेटा दक्षिण साइड में स्थित है। तो पहली बात तो आपको यही ध्यान रखनी है भैया कि यह हाड़ौती के, जी सर, हाड़ौती के दक्षिणी भाग में, ये हाड़ौती के मेरे भाइयों दक्षिणी भाग में स्थित है। कौन बेटा, दक्कन लावा पठार, पहली बात। दूसरी बात मेरे भाइयों ये आपको ध्यान रखनी है कि इसका विस्तार कहां देखने को मिलेगा बेटा,
इस दक्कन लावा पठार का, तो इसका जो विस्तार है बेटा वो एक तो प्रतापगढ़ में रहेगा, एक बेटा इसका विस्तार झालावाड़ में रहेगा, जी सर, एक इसका विस्तार मेरे भाइयों चित्तौड़गढ़ में रहेगा, ओके सर, और एक इसका विस्तार जो देखने को मिलेगा वो भीलवाड़ा के अंतर्गत मिलेगा। कहां पे मिलेगा? भीलवाड़ा। तो दक्कन लावा पठार जो है वो हाड़ौती के दक्षिणी भाग में स्थित है, ओके सर, और विस्तार प्रतापगढ़, झालावाड़, चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा। चलिए बेटा, बहुत बढ़िया मेरे भाइयों, हाड़ौती के दक्षिणी भाग में स्थित है, विस्तार प्रतापगढ़, झालावाड़, चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा की तरफ रहेगा। अब जो दक्कन लावा पठार आप पढ़ रहे हैं मेरे भाइयों, इसमें भी सुनना फिर अगली बात क्या है सर, तो सुनिए भाई साहब, ये जो दक्कन लावा पठार है, दक्कन लावा पठार का विस्तार, दक्कन लावा पठार का विस्तार, अब ये भी मेरे भाइयों दो नामों से जाना जाता है। जी सर बताइए कौन कौन से नाम रहेंगे? तो अपन ने अभी क्या देखा है दक्कन लावा पठार के बारे में, पहले तो आप वो समझ लें, जब राजस्थान का मैप बनाते हो, जी सर, और राजस्थान का मैप बनाने के बाद मेरे भाइयों इधर की तरफ जब आप आओगे, इधर की एरिया में जब आओगे, तो यहां पड़ता है आपका ये, जिसको मैं पढ़ा रहा हूं भाई साहब आपके लिए, क्या बेटा, ये है आपका दक्कन लावा पठार, ओके सर, ये आपका दक्कन लावा पठार है बेटा। कौन है ये बेटा? दक्कन लावा पठार। अब मैं क्या कर रहा हूं बेटा, इस दक्कन लावा पठार का अध्ययन की दृष्टि से फिर वापस से दो भाग में लेके जा रहा हूं, ध्यान से सुनना बेटा। एक को अपन कहते हैं मालव प्रदेश, एक को तो अपन क्या कहते हैं? मालव प्रदेश, ठीक है सर, ये मालव प्रदेश आ गया, और एक का नाम है, इसी पठार में एक मिलता है हमको ऊपर माल का पठार। तो मतलब सीधी सी बात यह है बेटा कि दक्कन लावा जो पठार है, इसे मैंने अध्ययन की दृष्टि से फिर वापस से इसके विस्तार को दो भागों में बांट दिया, जिसमें एक रहेगा मालव प्रदेश और एक रहेगा ऊपर माल का पठार। अब मालव प्रदेश कहां रहेगा? तो भाई साहब एक एरिया तो ये मालव प्रदेश का, और एक एरिया ये तो रहेगा मालव प्रदेश, ओके सर, ये तो क्या है बेटा आपका मालव प्रदेश। अब देखते हैं मालव प्रदेश का विस्तार कहां पे रहेगा, ठीक है सर। और बाकी बच्चा ये मेरे भाइयों, ये जो शेष एरिया रह रहा है, इसमें ये चित्तौड़गढ़ वाला भाग जो आंशिक है, और इसमें ये भीलवाड़ा, जी सर। तो भाई साहब ये जो आप देख रहे हो सर, ये वाला भाग, जी, ये रहेगा आपका ऊपर माल का पठार। किस नाम से जाना जाएगा बेटा? ऊपर माल का पठार। तो इसके जो मैंने दो भाग किए हैं दक्कन लावा पठार के, उसमें ये मालव प्रदेश जो रहेगा, इधर आता है आपका प्रतापगढ़, जी बिल्कुल ठीक है सर, और इधर आता है झालावाड़। तो प्रतापगढ़ और झालावाड़ में जो विस्तार है भाई साहब किसका? दक्कन लावा पठार का, उसे तो कहते हैं मालव प्रदेश। और ऊपर माल का पठार रहेगा चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा के अंतर्गत। चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा में जो विस्तृत पठार है वो क्या कहलाता है? ऊपर माल का पठार। यहां पे लेके आते हैं मेरे भाइयों इन दोनों चीजों को और देखते हैं क्या है मामला। जी सर, तो सबसे पहले मालव प्रदेश, ध्यान रखना, मालव प्रदेश का जो विस्तार रहेगा बेटा वो रहेगा प्रतापगढ़ और झालावाड़ के अंतर्गत। कहां रहेगा? प्रतापगढ़ और झालावाड़। तो कभी भी पूछा जाए दक्कन लावा पठार में मालव प्रदेश का जो विस्तार है वो कहां पे? प्रतापगढ़, झालावाड़। और ऊपर माल का जो पठार है भाई साहब वो कहां पे है? तो इसके लिए भाई साहब मैं ये लिख रहा हूं, ध्यान रखना बेटा, कि भैंस के ऊपर, जी सर आप तो बता दीजिए कि भैंस के ऊपर बिजली गिरी। अच्छा हाँ, और इससे बेटा आराम से ये ऊपर माल का पठार निकल के आ जाएगा। बताइए भैंस से कौन आ जाता है? सर भैंस रोडगढ़ आ जाता है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। बिजलीगिरी से कौन आ जाता है? सर बिजौलिया आ जाता है। ओके भाई साहब, अब बताइए भैंस रोडगढ़ कहां पड़ता है सर? चित्तौड़गढ़ में पड़ता है गुरुजी। और बिजौलिया कहां पड़ता है सर? भीलवाड़ा में पड़ता है गुरुजी। ओके, और बताइए भाई साहब ऊपर से कौन आ जाएगा? तो सर आपने तो बढ़िया कर दिया, ये ऊपर माल का पठार। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई मेरे भाइयों? तो हम पढ़ रहे थे दक्कन लावा पठार, हमने देखा कि यह हाड़ौती के दक्षिण में स्थित है। विस्तार जो है इसका वो प्रतापगढ़, झालावाड़, चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा में देखने को मिलता है। और दक्कन लावा पठार फिर पुनः अध्ययन की दृष्टि से दो भागों में बांट दिया जाता है, नहीं है क्या? उसमें एक मालव प्रदेश विस्तार रहेगा प्रतापगढ़ और झालावाड़ में भाई साहब, बिल्कुल। और ऊपर माल का जो पठार है उसके लिए एक ट्रिक दे दिया आपके लिए कि भैंस के ऊपर बिजली गिरी, भैंस रोडगढ़ से भाई साहब बिजौलिया तक रहेगा, और ऊपर का मतलब भाई साहब ऊपर माल का पठार रहेगा। अरे कुछ मामला गंभीर नहीं है मेरे भाई,
आराम से आपको पढ़ाएंगे और मस्त होके पढ़ाएंगे और आप भी मस्त होके पढ़ेंगे, मुझे पूर्णतः उम्मीद है। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई भाई साहब? जल्दी से क्लियर करो यार भाई साहब, क्लियर है ना? बिल्कुल। तो हम दक्कन लावा पठार कंप्लीट कर लिए। अब चलते हैं दूसरी जगह पे भाई साहब। दूसरा क्या था हमारे पास? विंध्यन कगार। और विंध्यन कगार जो भूमि है आपकी, पहले इसके बारे में देखते हैं बेटा। सबसे पहले तो ये कि भाई साहब यह है हाड़ौती के, जी सर, यह है हाड़ौती के, ध्यान रखेंगे आप, दक्षिण पूरब में स्थित है। तो भाई साहब ये जो विंध्यन कगार भूमि है, यह हाड़ौती के किधर स्थित है बेटा? दक्षिण पूरब में स्थित है, ठीक है सर। दूसरी बात मेरे भाइयों, इस विंध्यन कगार भूमि का विस्तार, अब इसको समझिए बेटा। अभी अपन मुख्य दो भागों में चल रहे नहीं है क्या? अब इसे समझिए। विंध्यन कगार हाड़ौती के दक्षिण पूर्व में स्थित है, इसका जो विस्तार है बेटा वो ध्यान रखना हाड़ौती प्लस डांग क्षेत्र में देखने को मिलता है। अब आपको रट्टा नहीं मारना है। हाड़ौती प्लस डांग क्षेत्र मैंने जैसे ही लिखा तो हाड़ौती में सब बच्चे समझ गए कि सर हमारे लिए लिखने वाले हैं कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़। बिल्कुल लाला, कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़, ओके सर। और डांग क्षेत्र का मीनिंग सारे बच्चे समझ गए कि सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर, ओके गुरुजी, ओके। तो यहां सबसे पहले तो यह समझ में आया कि जो विंध्यन कगार भूमि है बेटा वो हाड़ौती के दक्षिण पूर्व में स्थित है, ठीक है। और इसका जो विस्तार रहेगा वो हाड़ौती और डांग क्षेत्र के अंतर्गत रहेगा। चलिए सर ये भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है सर। अब अगली बात ये कि हाड़ौती में विस्तार रहेगा कोटा, बूंदी, बारा और डांग क्षेत्र में जिले आएंगे सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर। अब दूसरी बात को फिर समझेंगे आप। जी सर बताइए। दूसरी बात यह है कि विंध्यन कगार में, विंध्यन कगार भूमि में मेरे भाइयों, विंध्यन कगार भूमि में आपकी पाई जाने वाली खनिज चट्टानें, तो इस विंध्यन कगार भूमि में जो पाई जाने वाली आपकी क्या है खनिज चट्टानें, वो कौन कौन सी हैं? तो ध्यान रखना भाई साहब, एक है इसमें सैंडस्टोन, जी सर। एक भाई साहब इसके अंतर्गत लाइम स्टोन, ठीक है सर। एक भाई साहब इसके अंतर्गत रेड स्टोन, ठीक है सर। और एक इसके अंतर्गत कोटा स्टोन। मैं सीधी सी बात कहूं तो जो विंध्यन कगार भूमि है जो बेटा हाड़ौती के दक्षिण पूर्व में स्थित है मेरे भाइयों, इसके अंतर्गत एक बात ध्यान रखना बेटा, इसके अंतर्गत जो खनिज चट्टानें पाई जाती हैं उनसे सबसे ज्यादा पत्थर निकलते हैं। क्या निकलता है बेटा? पत्थर निकलता है। और उसमें सैंडस्टोन का मीनिंग होता है लालो क्या? बलुआ पत्थर। क्या होता है बेटा? बलुआ पत्थर। लाइमस्टोन का मीनिंग होता है मेरे भाइयों क्या? चूना पत्थर, जी सर। और रेड स्टोन का मतलब होता है क्या? लाल पत्थर। और कोटा स्टोन को कोटा स्टोन ही कहते हैं। लेकिन इसमें विंध्यन कगार भूमि में से जो सबसे ज्यादा निकलता है बेटा वो सैंड स्टोन निकलता है। तो ध्यान रखेंगे विंध्यन कगार भूमि के बारे में क्या क्या चीजें, ये हाड़ौती के दक्षिण पूर्व में स्थित है, ओके सर। दूसरी बात, विस्तार हाड़ौती और डांग क्षेत्र में रहेगा, ठीक है सर। विंध्यन कगार भूमि में पाई जाने वाली जो खनिज चट्टानें रहेंगी वो कौन कौन सी रहेंगी? तो उसमें सैंडस्टोन, लाइमस्टोन, रेडस्टोन और कोटा स्टोन। और सबसे ज्यादा कौन सी रहेगी? तो बेटा सैंडस्टोन। ये आपके हाड़ौती के दो मुख्य भाग थे जो मैंने यहां पे आपको क्लियर किए। अब चलते उपभागों पे, जो कितने थे बेटा? 5। और उन 5 उपभागों को भी आप अच्छे तरीके से समझेंगे, जिनमें भाई साहब ये आपके हाड़ौती के 5 उपभाग थे, जिनमें एक था अर्धचंद्राकार पर्वत श्रेणी, एक था नदी निर्मित मैदान, एक था शाहबाद उच्च भूमि, एक था झालावाड़ का पठार और एक था डंगंगर का पठार। मैं समझाता हूं ये मसला क्या है। ये मसला ये है भाई साहब, इस प्रकार से तो आपको मिलेगी भाई साहब अर्धचंद्राकार पहाड़ी, ओके सर कोई दिक्कत नहीं है। फिर भाई साहब आपको ये मिलेगा एक नदी निर्मित, ये मिलेगा मेरे भाइयों आपको एक नदी निर्मित, ओके सर। तो ये नदी निर्मित मैदानी भाग आपको देखने को मिलेगा, ठीक है सर कोई दिक्कत नहीं है। फिर नदी निर्मित के बाद इधर की तरफ जाएंगे आप, इधर की तरफ, तो मेरे भाइयों यहां पे मिलेगा आपको शाहबाद का पठार। क्या मिलेगा? शाहबाद का पठार। चलो ठीक है सर कोई दिक्कत नहीं है। फिर इधर की तरफ आप आएंगे तो यहां पे आपको मिलेगा ये झालावाड़ का पठार, ओके सर। और ये जो है आपका, ये आपको मिलेगा डंग गंगधर का पठार। क्या? डंग गंगधर का पठार। अभी ध्यान देना मेरे भाई, बहुत अच्छे से ध्यान देना बेटा। जी सर आप तो बताइए, कोई दिक्कत नहीं, हम देख लेंगे। तो देखिए भाई साहब, यहां से एक नदी निकलेगी फिर आपकी, और उस नदी को आप कहेंगे जो इस प्रकार से जाएगी मेरे भाइयों इसी हाड़ौती क्षेत्र से, उसे आप कहेंगे क्या?
चंबल नदी। कौन सी नदी कहेंगे? चंबल नदी। ओके सर, डन। तो ये तो आपकी कौन सी हो गई भाई साहब? ये हो गई आपकी चंबल नदी, ठीक है। अब भाई साहब इसके अंतर्गत ये पूरा हाड़ौती पठार है, ऐसे मान लीजिए आप, इसके अंतर्गत ये है, इसे तो कहेंगे आप अर्धचंद्राकार पहाड़ी, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। और जो भाई साहब ये देख रहे हो आप बीच में, ये जो देख रहे हो भाई साहब, ये है नदी निर्मित मैदानी भाग, काली सिंध, मेज और पार्वती द्वारा निर्मित रहेगा ये, ठीक है सर। और भाई साहब जो ये देख रहे हो जिसको मैं प्लस प्लस कर रहा हूं, ये है शाहाबाद उच्च भूमि। क्या है? शाहाबाद उच्च भूमि। ओके सर। और भाई साहब ये जिसके अंतर्गत मैं ऐसे कर रहा हूं, ये है मेरे भाइयों क्या? झालावाड़ का पठार। क्या है बेटा? झालावाड़ का पठार। और जो डंग गंगधर उच्च भूमि देख रहे हो आप, वो भाई साहब ये रही आपकी, ये डंग गंगधर उच्च भूमि रहेगी। अब भाई साहब ये पूछा जाए कि भाई साहब इतना करने के बाद ये पूछा जाए मेरे भाइयों, देखो ये तो फर्स्ट नंबर हो गया, ठीक है, मैं यहां नाम तो लिख नहीं रहा, जगह नहीं है इतनी। ये बेटा सेकंड नंबर हो गया, ये आपका थर्ड नंबर हो गया, ये आपका 4 नंबर हो गया, और ये आपका 5 नंबर हो गया। अब आपसे ये पूछा जाए कि ये कौन कौन सी साइड में रहेंगे, तो आपको कुछ नहीं करना यार, सेंटर पॉइंट लगा के और बस 4 भागों में बांटना है। ऐसे सेंटर पॉइंट लगा के 4 भागों में बांटना है। तो बताइए हाड़ौती को जब 4 भागों में बांटा तो ये उत्तर, ये मेरे भाइयों दक्षिण, और ये आपका पश्चिम, और ये आपका पूरब। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर। अब उसमें देखना बेटा अच्छे तरीके से। सबसे पहले देखते हैं अर्धचंद्राकार पहाड़ी कहां है, तो उत्तर पश्चिम और दक्षिण, बिल्कुल दक्षिण पश्चिम, उत्तर पश्चिम और दक्षिण पश्चिम की तरफ रहेगी। तो भाई साहब यहां पे एक बात तो ये समझ में आई कि अर्धचंद्राकार जो पहाड़ी रहेगी वो लगभग आपके उत्तर पश्चिम प्लस दक्षिण की तरफ ये देखने को मिलेगी आपको। जी सर, उत्तर पश्चिम और दक्षिण। नदी निर्मित जो मैदानी भाग है ये लगभग मध्य में देखने को मिलता है। और जो ये देख रहे हो आप शाहाबाद उच्च भूमि, ये हाड़ौती के कौन सी साइड में है? पूर्वी साइड में। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो भाई साहब ये किधर मिलेगी? पूर्वी भाग में। किधर मिलेगी? पूर्वी भाग में। ओके सर। झालावाड़ का जो पठार है ये हाड़ौती के किधर देखने को मिल रहा है? दक्षिण में मिल रहा है, ठीक है सर। तो ये हाड़ौती के किधर हो जाएगा? दक्षिणी भाग में। ओके सर। और जो ये आपका आ रहा है बेटा, ये 5 नंबर जो आ रहा है जिसे डंग अंदर कह रहे हैं, ये दक्षिण पश्चिम के अंतर्गत आ रहा है, ठीक है सर। तो ये किधर मिलेगा बेटा? दक्षिणी पश्चिमी भाग में मिलेगा। तो सबसे पहले जो अच्छे स्टूडेंट हैं, जो बेस्ट तैयारी कर रहे हैं मेरे भाइयों, उनको एक बार ये लोकेशन जरूर पता होना चाहिए। नदी निर्मित जो मैदानी भाग है ये लगभग मध्य में रहेगा, मध्य भाग में रहेगा। तो बेटा उनको एक बार ये लोकेशन जरूर पता होना चाहिए कि जो 5 इसके उपभाग हैं वो कौन कौन सी तरफ रहेंगे। भाई साहब ये जरूर ध्यान रखना भाई साहब, नहीं तो दिक्कत खड़ी हो जाएगी। अर्धचंद्राकार जो पर्वत श्रेणी है वो उत्तर पश्चिम दक्षिण की तरफ मिलेगी। नदी निर्मित जो मैदान है वो लगभग मध्य में मिलता है। आपका शाहाबाद जो उच्च भूमि है वो लगभग पूरब में है। आपका जो ये झालावाड़ का पठार है वो दक्षिण में है। और इधर की तरफ जाएंगे तो डंग गंगधर जो उच्च भूमि है वो दक्षिण पश्चिम के अंतर्गत है। जी सर, बिल्कुल। बोलो यहां तक क्लियर है? अब इनमें से एक एक को उठाते बेटा। सबसे पहले लेके आते हैं किसको? अर्धचंद्राकार पर्वत श्रेणी को। और इसको अच्छे से देखना। जी सर बताइए आप। तो अर्धचंद्राकार जो पर्वत श्रेणी है वो भाई साहब ये मान लेता हूं, ठीक है सर। ये कौन हो गई बेटा? अर्धचंद्राकार पर्वत श्रेणी। ओके सर। बेटा ये हो गई आपकी अर्धचंद्राकार पर्वत श्रेणी। और जब अर्धचंद्राकार आप पर्वत श्रेणी का, मैं तो ये कहता हूं जब इसका सबसे पहले आप विस्तार देखने के लिए जाओगे, क्या देखने के लिए जाओगे? विस्तार। जी सर बताइए आप। तो बेटा ये अर्धचंद्राकार पर्वत श्रेणी का जब आप विस्तार देखने के लिए जाओगे तो ये विस्तार मिलने वाला है कोटा, बूंदी और झालावाड़। इसका जो विस्तार मिलेगा वो कोटा, बूंदी और झालावाड़ मिलेगा। फिर मेरे भाइयों अगली बात इसकी जब देखने के लिए जाओगे और कहोगे कि इसकी सबसे ऊंची चोटी, तो बेटा इसकी जो सबसे ऊंची चोटी आपको मिलनी है, जी सर, वो है आपकी चांदवाड़ी। कौन सी है? चांदवाड़ी है। इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम है चांदवाड़ी, जो कि 517 मीटर रहने वाली है। कितनी रहने वाली है? 517 मीटर। अब ध्यान देना दूसरी बात पे। चलो ये तो अर्धचंद्राकार पहाड़ी का विस्तार हो गया। विस्तार का मतलब बस 12 नहीं लेना है, हाड़ौती के बाकी सारे जिले लेने हैं, ठीक है सर। दूसरी बात, इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम रहेगा चांदवाड़ी। ओके सर। अब इस अर्धचंद्राकार पहाड़ी में भी भाई साहब आपकी 2 पर्वत श्रेणी है, जिसमें ये उत्तरी भाग को तो बोलते हैं बूंदी की पहाड़ी। कौन सी बोलते हैं बेटा? बूंदी की पहाड़ी। जी सर। और दक्षिणी वाले भाग को बोलते हैं मुकंदरा हिल्स की पहाड़ी। कौन सी? मुकंदरा हिल्स की पहाड़ी। तो इसमें भी 2 देखने को मिलती है भाई साहब। ये ऊपर वाली जो है इसे तो बोलते हैं बूंदी की पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी? बूंदी की पहाड़ी।
अब बूंदी की पहाड़ी में भाई साहब इसका स्थिति कहां रहेगा? बूंदी में, ठीक है सर। दूसरी बात, इसकी बूंदी की पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी रहेगी? तो यह भी ध्यान रखना, बूंदी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी का नाम है संतूर, 353 मीटर रहेगी। ओके सर। और बूंदी की पहाड़ी में स्थित दर्रे, बेटा इस पहाड़ी में कुछ स्थित दर्रे भी देखने को मिलते हैं। अब वो दर्रे कौन से रहेंगे? तो सुनो, बूंदी दर्रा, ओके सर, लाखेरी दर्रा, ओके सर, रामगढ़ खटगढ़ दर्रा, ओके सर, और जैताबास दर्रा। इसका मतलब इस पहाड़ी में खुद में बेटा कितने दर्रे देखने को मिलेंगे? तो इसमें 4 दर्रे मिलेंगे, जिसमें एक रहेगा मेरे भाइयों जिसे आप कहेंगे बूंदी दर्रा। कौन सा दर्रा? बूंदी दर्रा। एक रहेगा यहां पे जिसको आप कहेंगे लाखेरी दर्रा, ठीक है सर। और एक रहेगा भाई साहब जिसे आप कहेंगे जैताबास दर्रा, जैताबास दर्रा। और एक रहेगा जिसे आप कहेंगे रामगढ़ खटगढ़ दर्रा। इसका मतलब अर्धचंद्राकार पहाड़ी के अंतर्गत जो उत्तरी भाग में पहाड़ी है उसे कहते हैं बूंदी की पहाड़ी, जिसका विस्तार बूंदी में सबसे ऊंची चोटी संतूर है और स्थित दर्रे रहेंगे बूंदी, लाखेरी, जैताबास और रामगढ़ खटगढ़ दर्रा। अब जो नीचे वाली पहाड़ी है भाई साहब, ये इसे बोलते हैं मुकंदरा हिल्स पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी भाई साहब? मुकंदरा हिल्स पहाड़ी। और मुकंदरा हिल्स जो पहाड़ी रहेगी भाई साहब, ये ध्यान रखना, इसका जो विस्तार रहेगा मेरे भाइयों वो कहां पे रहेगा? तो इसका जो विस्तार है वो कोटा और झालावाड़ में रहेगा, ठीक है। और इसकी जो सबसे ऊंची चोटी रहेगी, इस आपकी पहाड़ी की जो सबसे ऊंची चोटी रहेगी उसका नाम है बेटा चांदवाड़ी। क्या है? चांदवाड़ी, जो कितनी है? 517 मीटर। और यही चांदवाड़ी पूरी की पूरी अर्धचंद्राकार पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है। चलिए भाई साहब, यहां तक बात क्लियर है मेरे भाइयों? जी सर। तो यहां पे एक बात तो हमें यह समझ में आई, अर्धचंद्राकार जो पर्वत श्रेणी है उसका विस्तार रहेगा आपका कोटा, बूंदी और झालावाड़, जिसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम रहेगा चांदवाड़ी, 517 मीटर। ओके। और इसके अर्धचंद्राकार पहाड़ी के 2 पोर्शन रहेंगे, एक बूंदी की पहाड़ी और एक मुकंदरा हिल्स की पहाड़ी। बूंदी की पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी का नाम रहेगा संतूर और उसमें स्थित दर्रे ये रहेंगे मेरे भाइयों। और मुकंदरा हिल्स पहाड़ी का जो विस्तार है वो कोटा, झालावाड़ में, इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम रहेगा चांदवाड़ी। पहले बताइए उपभागों में आपको ये क्लियर हो गया बेटा? बिल्कुल मेरे भाइयों, बिल्कुल। तो ये तो अर्धचंद्राकार पर्वत श्रेणी की बात रहेगी। अब चलते हैं आगे की ओर। चलिए भाई साहब, हमारे पास एक था नदी निर्मित मैदानी भाग। जी सर। तो पहली बात तो हमने ये देखा था कि यह हाड़ौती के मध्य में है, लगभग हाड़ौती के मध्य भाग में स्थित है। अपन ने देखा था ना? बिल्कुल देखा था सर। तो यह लगभग हाड़ौती के मध्य भाग में स्थित है। और मेरे भाइयों दूसरी बात अपन ने यह देखी थी कि इस मैदानी भाग का निर्माण, यह भी ध्यान रखेंगे आप, इस मैदानी भाग का निर्माण चंबल की सहायक नदी, चंबल की सहायक नदियों, चंबल की सहायक नदियों, ठीक है, जिसमें बेटा एक है आपकी काली सिंध, चंबल की सहायक नदियों काली सिंध, मेज और पार्वती, मेज, काली सिंध और पार्वती के द्वारा मेरे भाइयों किया गया है। तो भाई साहब यहां पे ये भी ध्यान रख लेंगे कि नदी निर्मित जो मैदानी भाग है यह हाड़ौती के लगभग मध्य में स्थित है और यह है मैदानी भाग का निर्माण चंबल की सहायक नदियों काली सिंध, मेज और पार्वती के द्वारा किया गया है। कल को पूछ ले नदी निर्मित जो मैदानी भाग है उसका निर्माण कौन सी नदी से नहीं है, तो आप 3 नदियों को इनको ध्यान रखेंगे, ठीक है। फिर भाई साहब अगला जो अपने पास पोर्शन था वो था झालावाड़ का पठार और एक था डंग गंगधर उच्च भूमि। तो अपन ने उसमें देखा था जो झालावाड़ का पठार था मेरे भाइयों, जी सर, अपन वापस से एक बार देखते हैं बेटा। अपन ने एक तो देख ली अर्धचंद्राकार पहाड़ी, एक देख लिया नदी निर्मित मैदानी भाग। नदी निर्मित मैदानी भाग में ये पोर्शन और अपने पास है, अभी इसे और देखते हैं। शाहाबाद उच्च भूमि, और शाहाबाद उच्च भूमि किधर थी जब आपने देखी थी? जी सर, ये थी हाड़ौती के पूर्व में स्थित, हाड़ौती के पूर्व में स्थित है शाहाबाद उच्च भूमि। पहली बात, इसी पे बेटा एक जनजाति पाई जाती है जिसे ध्यान रखना, शाहाबाद उच्च भूमि पे, जिसे आप कहते हैं सहरिया जनजाति। इस पे कौन सी जनजाति पाई जाती है बेटा? सहरिया जनजाति पाई जाती है। और शाहाबाद उच्च भूमि पे ही ध्यान रखेंगे, इस शाहाबाद उच्च भूमि की जो सबसे ऊंची चोटी है बेटा उसका नाम है मेरे भाइयों क्या? तो उसे बोलते कांबा। सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? कांबा, या इसका दूसरा नाम आप कह सकते हैं कासबा थाना, कांबा या कासबा थाना।
इस चोटी का नाम रहेगा, और जिसकी सबसे ऊंची चोटी रहेगी 5-6 मीटर हाइट रहेगी इसकी मेरे भाइयों। तो कल को ये पूछे कि शाहाबाद उच्च भूमि किधर है, तो आप कहेंगे हाड़ौती के पूरब में है। कौन सी इस पे जनजाति पाई जाती है, तो आप कहेंगे सहरिया जनजाति। ओके सर। और मेरे भाइयों इसकी जो चोटी है वो सबसे ऊंची, उसका नाम क्या है, कांबा या कासबा थाना, जो कितनी रहेगी 4-5-6 मीटर रहेगी। दूसरी बात, इस शाहाबाद के पठार पे और क्या है, तो शाहाबाद के पठार पे ध्यान रखना मेरे भाइयों, इस पे बेटा इस पे घोड़े की नाल जैसी पहाड़ी, घोड़े की नाल जैसी पहाड़ी, जिसे आप कहते हो हॉर्स शू सॉरी, जिसे आप कहेंगे हॉर्स शू। तो इसी पठार पर घोड़े की नाल जैसी पहाड़ी स्थित है। ओके सर। और इस घोड़े की नाल जैसी पहाड़ी में, इस प्रकार की जो ये घोड़े की नाल जैसी पहाड़ी है, बेटा ध्यान रखना। जी सर बताइए, इस घोड़े की नाल जैसी पहाड़ी में एक झील स्थित है। ओके सर। ये घोड़े की नाल जैसी पहाड़ी है और इसमें स्थित झील है जिसका नाम है रामगढ़ झील। कौन सी झील है भाई साहब, रामगढ़ झील। अब ध्यान रखना, रामगढ़ झील पर्टिकुलर कहां रहेगी, बारां के अंतर्गत रहेगी। कौन सी झील, रामगढ़ झील। और ध्यान रखना भाई साहब, यह झील जियो हेरिटेज, यह झील जियो हेरिटेज साइट में शामिल है। यह झील जियो हेरिटेज साइट में शामिल है। इसका मतलब जो उपभाग था हाड़ौती का एक, जिसका नाम था शाहाबाद उच्च भूमि, भाई साहब वो हाड़ौती के किधर रहेगा, ध्यान रखना, वो हाड़ौती के पूरब में है। इसका जो विस्तार है कहां पे रहेगा, बारां में रहेगा। और इस पे पाई जाने वाली जनजाति का नाम रहेगा सहरिया जनजाति। और दूसरी बात, इस शाहाबाद के पठार की सबसे ऊंची चोटी रहेगी कांबा या कासबा थाना। और इस पे घोड़े की नाल जैसी पहाड़ी है जिसमें बरसात के समय पानी स्टोर होता है। और यहां बनने वाली झील को बोलते हैं रामगढ़ झील या रामगढ़ क्रेटर कहते हैं। और ये मेरे भाइयों आपका जियो हेरिटेज साइट में शामिल है। ये झील ध्यान रखना, ये अच्छा पॉइंट है कि कौन सी झील आपकी जियो हेरिटेज साइट में शामिल की गई है, तो ध्यान रखना वो रहेगी आपकी रामगढ़ झील। ओके, अगला पॉइंट मेरे भाइयों, झालावाड़ का जो पठार है वो आपको पता ही था कि ये कहां पे था, झालावाड़ में था। ओके सर। दूसरी बात, आपको यह भी पता था कि यह हाड़ौती के मैंने किधर बताया था चित्र में, बिल्कुल सर। तो यह हाड़ौती के देख लीजिए, यहां पे नहीं है तो मालूम आपको बेटा, ये अपन यहां पे थे हाड़ौती के। बताइए इधर की तरफ जाएंगे आप तो दक्षिण में 4 नंबर पे देखो, ये रहा झालावाड़ का पठार। किधर है भाई साहब, दक्षिण में, देखो दक्षिण भाग में। और डंगंगर किधर है, दक्षिण पश्चिम में। ये भी आप ध्यान रखेंगे। जी सर। तो भाई साहब ये हाड़ौती के दक्षिण में स्थित है, हाड़ौती के दक्षिण में स्थित है। कौन सा पठार, झालावाड़ का पठार। और ध्यान रखेंगे इस पठार पर मेरे भाइयों सर्वाधिक काली मृदा पाई जाती है। तो इस पठारी भाग पर भाई साहब सबसे ज्यादा काली मृदा पाई जाती है। हाड़ौती के पठार पे काली मिलती है, कोई डाउट नहीं है, लेकिन उसमें भी ये पूछे कि सबसे ज्यादा काली किस पठार पे मिलती है, तो वो ध्यान रखना झालावाड़ के पठार पे। फिर आपके पास था गंगधर का पठार। तो पहले तो ये ध्यान रखना, इसका जो स्थिति रहेगा वो कहां पे रहेगा, झालावाड़। और एक बात बेटा ये ध्यान रखेंगे कि यह हाड़ौती के दक्षिण पश्चिम में स्थित है। यह हाड़ौती के दक्षिण पश्चिम में स्थित है। और दूसरी बात, इस पठार की सीमा ध्यान रखना चंबल नदी द्वारा, इस पठार की सीमा चंबल नदी द्वारा मेरे भाइयों निर्धारित की जाती है। तो इस पठार की जो सीमा है वो चंबल नदी द्वारा निर्धारित की जाती है। तो बेटा जो अपन दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग पढ़ रहे थे, हाड़ौती का पठार पढ़ रहे थे, एक बार दोबारा आपको बताता हूं। उसके मैंने मुख्य भाग किए थे 2, जिसमें एक था आपका दक्कन लाबा पठार, बिल्कुल सर। एक था विंध्यन कगार। दक्कन लाबा पठार जो था उसके 2 भाग किए। फिर एक था मालव प्रदेश, प्रतापगढ़ और झालावाड़ के अंतर्गत, और एक था ऊपरमाल का पठार, भैंसरोडगढ़ बिजोलिया से आपके भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ से बिजोलिया भीलवाड़ा के मध्य। फिर विंध्यन कगार भूमि लेके आए, वो अपन ने देखा हाड़ौती के अंतर्गत दक्षिण पूरब में रहेगी। उसका विस्तार डांग और हाड़ौती क्षेत्र में था। उसमें पाई जाने वाली खनिज चट्टानों में सबसे ज्यादा मैंने सैंडस्टोन बताया। फिर हाड़ौती पठार के कुछ उपभाग आपको बताए जिनकी संख्या थी 5। उनमें एक था अर्धचंद्राकार पहाड़ी। कौन सा था बेटा, अर्धचंद्राकार पहाड़ी। ये 5 वो उपभाग थे
उसमें मैंने सबसे पहले आपको क्या पढ़ाया, अर्धचंद्राकार पहाड़ी, जिसमें भाई साहब दो पहाड़ी खुद हैं, एक बूंदी की पहाड़ी, एक मुकंदरा हिल्स, और ये दोनों मिलके ही तो बनाती हैं क्या, अर्धचंद्राकार पहाड़ी। बिल्कुल। अब बूंदी की पहाड़ी में स्थित जो दर्रे, इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम तो था संतूर, और स्थित दर्रे थे बूंदी दर्रा, लाखेरी दर्रा, जैताबास और रामगढ़ खटखड़ दर्रा। मुकंदरा हिल्स पहाड़ी का विस्तार कोटा और झालावाड़, इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम था चांदबाड़ी। और अगर डायरेक्ट पूछे अर्धचंद्राकार पर्वत श्रेणी का विस्तार, तो ये पूरा विस्तार उठ के यहां आ जाएगा। इन दोनों में कंपेयर करेंगे तो ज्यादा ऊंची चोटी ये हो जाएगी। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर। इसके बाद में आपको आगे लेके गया था तो नदी निर्मित मैदान मिला जो हाड़ौती के मध्य में है, जो चंबल की सहायक नदियां काली सिंध, मेज और पार्वती से निर्मित है। फिर शाहबाद उच्च भूमि में गया तो ये 12 में मिली, जहां पे एक जनजाति निवास करती है सहरिया। इस शाहबाद उच्च भूमि की सबसे ऊंची चोटी है कांबा या कासबा थाना, घोड़े की नाल जैसी पहाड़ी इस पे स्थित है, जिसे हॉर्सू कहते हैं। उसके मध्य में जो जल भरता है मेरे भाइयों, उससे बनने वाली झील रामगढ़ झील है, जो 12 में है, जिसे राजस्थान की या जिसे भारत की प्रथम जियो हेरिटेज साइट भी माना जाता है। यह भी ध्यान रखेंगे जी सर। अगली बात लेके गया झालावाड़ का पठार। झालावाड़ का पठार झालावाड़ में हाड़ौती के दक्षिण में स्थित है। इस पठार पर सर्वाधिक काली मृदा पाई जाती है। और डंगंगर जो पठार है ये झालावाड़ में है। हाड़ौती के किधर रहेगा, दक्षिण पश्चिम में रहेगा। और इस पठार की सीमा चंबल नदी द्वारा निर्धारित की जाती है। सबसे पहले मेरे को कमेंट करके एक बार बताएं कि आज की जो डिटेल्स मैंने समझाई थी आपको, वो आपके समझ में आई कि नहीं आई। टेस्ट बिल्कुल। अब सुनिए भाई साहब, अगली बात जो मैंने भाई साहब कल टेस्ट लिया था, जिन जिन बच्चों ने नहीं दिया वो जाने भाई साहब, गलत बात तो है। जितना आप थ्योरी पढ़ते हो, जितना कंटेंट पढ़ते हो, उसका कोई फायदा नहीं है मेरे भाइयों जब तक आप टेस्ट नहीं देंगे, क्योंकि टेस्ट से क्वेश्चन की प्रकृति समझ में आती है और हमें यह पता चलता है कि हमने जो पढ़ा वो कितना हम रिवाइज कर पा रहे हैं, कितना प्रश्न को देख के याद कर पा रहे हैं। उससे खुद का एनालिसिस होता है, उसमें हमारा कोई फायदा नहीं है। इसलिए आपको वो टेस्ट रखा गया था मेरे भाइयों। तो ये जो आपका टेस्ट था, ये मेरे भाइयों कल हुआ था। 2 टॉपिकों पे मैंने लिया था, राजस्थान की स्थिति विस्तार और संभागीय व्यवस्था। अब उसका जो सॉल्यूशन आएगा वो भी बता दूंगा किस दिन कराने वाला हूं। और दूसरी बात ये मेरे भाइयों, उस सॉल्यूशन के अलावा कि अगला जो टेस्ट होगा वो भी बता दूंगा। अब आपके लिए एक विशेष सूचना क्या है, विशेष सूचना यह है बेटा, एलडीसी भर्ती परीक्षा की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए लक्ष्य परिवार लेके आया एक नई सौगात मेरे भाइयों। लक्ष्य परिवार के द्वारा एलडीसी भर्ती परीक्षा की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए आपका चलाया जा रहा है लक्ष्य क्रांति बैच। और उस लक्ष्य क्रांति बैच की शुरुआत होने के लिए जा रही है आज शाम 7 बजे से मेरे भाइयों। और उसके अंतर्गत 1 एपिसोड के अंतर्गत हर एक सब्जेक्ट की जो क्लासें हैं उसमें 1 एपिसोड के अंतर्गत पूरा थ्योरेटिकल मैटर कराया जाएगा, जिसकी शाम को 7 बजे से आज शुरुआत होने के लिए जा रही है। कौन से वाले बच्चों के लिए बेटा? जो एलडीसी की तैयारी करने वाले विद्यार्थी हैं मेरे भाइयों। एलडीसी विद्यार्थियों के लिए लक्ष्य क्लासेज लेकर आया है मेरे भाइयों लक्ष्य क्रांति बैच। लक्ष्य क्रांति बैच 1 शॉट के हिसाब से यहां क्लासें रखी गई है, थ्योरेटिकल रूप में रखी गई हैं। और उन चैप्टरों को इसमें चुना गया है जो मेरे भाइयों आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और उसमें 1 चैप्टर नहीं, 2 चैप्टर नहीं, 3 चैप्टर नहीं, भाई साहब 21 दिन तक क्लासें रहेंगी। कितने दिन तक क्लासें रहेंगी? 21 दिन तक क्लासें रहेंगी। और उनमें सबसे पहली क्लास जो होने के लिए जा रही है वो आपके अपने गौरव राजपूत सर की होने के लिए जा रही है मेरे भाइयों। आज शाम को 7 बजे भाई साहब, आज शाम को 7 PM पर अपन मिलेंगे। और टॉपिक क्या रहेगा भाई साहब? जो आपका टॉपिक रहने वाला है वो भाई साहब भारत की भाई साहब टॉपिक जो रहेगा ना बेटा, वो भारत का पारिस्थितिकी तंत्र कराने वाला हूं मेरे भाई लाडलो। भारत का पारिस्थितिकी तंत्र, जहां से क्वेश्चन हमेशा आता ही आता है भाई साहब। तो भाई साहब जो भी विद्यार्थी एलडीसी विद्यार्थी जो हैं भाई साहब, जो उन्हें लगाव है एलडीसी बनने से, अपने सपने को पूरा करने से, मैं सच कह रहा हूं ये लक्ष्य क्रांति बैच जो है, इसमें जो 21 क्लासें आपके लिए निर्धारित की गई हैं, ये आपकी भाई साहब जो आपके लक्ष्य है उसकी ओर ले जाने में आपके लिए रामबाण साबित होने वाली है। तो शाम को 7 बजे जुड़ना ना भूले आपके अपने गौरव राजपूत सर के साथ मेरे भाइयों। मिलते हैं किस टॉपिक के साथ? भारत की पारिस्थितिकी तंत्र के साथ। ऐसे याद करा दूंगा भाई साहब चुटकियों में। देखना शाम को कितनी जबरदस्त क्लास होने वाली है 7 बजे। क्लास के अंतर्गत गर्दा उड़ाएंगे, और गर्दा नहीं उड़ाएंगे, चीजों को भाई साहब उंगलियों पे आपके याद कराएंगे।
पक्का? तो मिलते हैं शाम को 7 बजे मेरे भाइयों, बेफिक्र रहिए। और भाई साहब, ये जिन जिन विद्यार्थियों को ये सूचना नहीं पहुंची है, दबा के क्लास को, सेशन को शेयर कर दीजिएगा, जिससे शाम की तरफ विद्यार्थी जितने भी आए तो उन्हें भी पता चले कि लक्ष्य परिवार उनके लिए कितना भाई साहब शिद्दत और ईमानदारी और मानवता के साथ काम करता है बच्चों के लिए। क्योंकि 21 दिन तक भाई साहब थ्योरेटिकल क्लास हर सब्जेक्ट की आने वाली है, जो कि आपके लिए इस परीक्षा के अंतर्गत रामबाण साबित होने वाली है। तो मेरे भाइयों, अगली बात यहां पे ये, कोई भी व्यक्ति जो भी भाई साहब आप कंटेंट पढ़ लिए हो, उसके बाद मेरे भाइयों पीवाई, क्योंकि अगर आप निकालना चाहते हो तो हमारे यहां राजस्थान का इतिहास, राजस्थान की कला संस्कृति, राज व्यवस्था, हिंदी व्याकरण और रीजनिंग, इन सब की पीवाई की बुक भाई साहब तैयार है। और मेरे भाइयों, आप किसी भी नजदीकी बुक स्टोर से जाके इसे प्राप्त कर सकते हैं, या लक्ष्य क्लासेज के एप्लीकेशन से इसे आप परचेज कर सकते हैं। उसमें एक इंपॉर्टेंट बात भाई साहब, आप सोच रहे होंगे सर ने अपनी तो बताई नहीं, राजस्थान का भूगोल, राजस्थान का भूगोल जो आने वाली है पीवाईक्यू की बुक, कुछ ही दिन और बचे हैं आपके भाई साहब, काम अंतिम चरणों की तरफ है। जब बुक को देखोगे पीवाईक्यू वाली को, तो आप कहेंगे सर आपकी मेहनत से हमारा दिल गदगद हो गया। किस तरीके से सेट किया है आपने, पूरे टॉपिक वाइज, टॉपिक वाइज, टॉपिक वाइज, टॉपिक में भी सीक्वेंस वाइज, टॉपिक में भी सीक्वेंस वाइज। जैसे राजस्थान की स्थिति में पहले स्थिति वाले क्वेश्चन होंगे भाई साहब, फिर अक्षांशीय स्थिति वाले होंगे, फिर देशांतरीय स्थिति वाले क्वेश्चन होंगे, फिर क्षेत्रफल वाले होंगे, फिर विस्तार वाले होंगे। उस तरीके से सीक्वेंस में टेबल फॉर्मेट में लेके आया हूं, किसी चीज को बहुत अच्छे डायग्राम से समझाया गया। तो कुछ ही दिन बाकी हैं भाई साहब आपकी इस पीवाईक्यू के बुक आने की। ये बुक भाई साहब पूरे राजस्थान में गर्दा उड़ाएगी, तुम देख लेना मेरे भाइयों। और अगली बात ये, कोई भी नया विद्यार्थी जो आज इस सेशन के अंतर्गत जुड़ा है और उसे लक्ष्य परिवार से लक्ष्य परिवार की तरफ से पढ़ाए जा रहे वाले टीचर जो है मेरे भाइयों, जो आपको अध्ययन करा रहे हैं, अगर उनका कंटेंट और उनकी पढ़ाई समझ में आती है तो हमारे लक्ष्य परिवार का हिस्सा बनिए। पीछे दिए गए क्यूआर कोड को स्कैन कीजिए मेरे भाइयों, और आराम से लक्ष्य फैमिली के अंतर्गत अपनी जो पढ़ाई है, अपनी जो आपकी सक्सेस जो आप हासिल करना चाहते हैं, उसको सुचारू रूप से रखिए। आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं कल। तब तक के लिए जय माता दी, जय हिंद, जय जवाहर, ऑल दी